Hello students, myself Manju Mawani. I welcome you in English Literature BA Path Second online class from Gurugram College. In this video, we start our poem of your syllabus. The name is Going और other name is Church Going. यहाँ पर जो हम पोएम स्टार्ट करने वाले हैं उसके दो नेम देखे गए हैं। फर्स्ट तो आपके नॉर्मल नेम देखा जाएगा गोइंग, और जिसका अदर नेम है जो दूसरा नाम है उसको कहीं कहीं जगह पर हमें चर्च गोइंग भी मिलता है। और हु वॉज द कंपोजर ऑफ दिस पोएम, जो कंपोजर हैं इस पोएम के, मतलब जो पोइट हैं इस पोएम के, कौन है? फिलिप लार्किन। मेनली तो क्या थे, ये लाइब्रेरियन थे, लेकिन ये पोएम्स भी लिखते थे। और इनकी जो पोएम्स हैं वो क्या है? ऑप्टिमिस्टिक, मतलब कि पैसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे ये थे पैसिमिस्टिक, मतलब एक तो होते हैं आशावादी और एक होते हैं निराशावादी। जो हमारी पोइट हैं फिलिप लार्किन, ये क्या है, इनका जो जन्म है, जन्म से लेकर डेथ के बीच में इन्होंने दोनों जो वर्ल्ड वार थे, वर्ल्ड वार फर्स्ट इन 1914 टू 1919 और जो दूसरा वर्ल्ड वॉर था 1939 टू 1945, मतलब कि पहला जो वर्ल्ड वार था वो कब से था? 1914 से लेकर 1919 तक, और दूसरा जो वर्ल्ड वार था 1939 से लेकर 1945। उन्होंने दोनों ही जो वर्ल्ड वार थे उनको फेस किया था, उनका सामना किया, मतलब फेस सामना नहीं, उनको देखा था भाई, किस उनका रिजल्ट देखा था इसने। जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड था उसका इसने रिजल्ट देखा था, मतलब कि जो लोग थे, जो कॉमन सोसाइटी के जो लोग थे, उनके लिए कितनी डिफ़िकल्टीज लेके आए थे ये बात। इसके कारण इनकी जो सोच है वो क्या हो गई थी? पैसिमिस्टिक, निराशावादी हो गई थी पूरी तरीके से, कि अब ये जो लोग हैं वो कभी भी क्या है, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमेशा ही क्या हो रहता है, निराशा रहेगी इनके जीवन में। और इनका मानना था कि भाग्य के ऊपर रहकर हम, मतलब भाग्य ऐसा नहीं है कि हमारे लिए आगे भी जाकर जो क्या लाएगा, खुशियाँ लाएगा। मतलब ये पूरी तरीके से एक निराशावादी पोएट थे। हमारी पहले की वीडियो में हमने पोएम कंप्लीट कर ली थी, और इससे पहले की जो वीडियो है वो आपको इंग्लिश लिटरेचर के BA पार्ट 2 के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और ये जो पोएम है इसको रीड करने से पहले हम हमेशा की तरह पोइट के बारे में देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू द पोइट देखेंगे, ताकि आपको पोइट के बारे में भी थोड़ी सी क्या है, नॉलेज हो। और जब अपने एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम में जब क्रिटिकल एनालिसिस आता है या पोइट के बारे में आता है, तो ये जो इंट्रोडक्शन होता है पोइट का वो बहुत ही यूज़फुल रहता है, बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो आप एक बार इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको रीड करेंगे। तो हम पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम स्टार्ट करने से पहले मैंने बताया जैसा कि हम इंट्रोडक्शन टू द पोइट रीड करेंगे, पोइट का परिचय रीड करेंगे। जो पोइट हैं वो किस तरीके के हैं, कहाँ से बिलोंग करते थे, इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, इनकी पोएम्स की मेन क्वालिटी क्या है, इनकी जो फेमस वर्क्स हैं वो क्या है। नाउ लेट्स स्टार्ट। फिलिप लार्किन was born August 1922. He was an English poet, novelist, and mainly a librarian. He got Shakespearean Award for his poetry. His first book of poetry, The North Ship, was published in 1945. His famous novels are Jill, and second is A Girl in Winter. In his poetry, we see deep sense of pessimism. We observe lack of religious faith in his poem Church Going Poem. और ये फीचर्स हैं जो फिलिप लार्किन हैं, जो फीचर्स हैं फिलिप लार्किन के पोएम में वो दे रखे हैं। तो इसको रीड करते हैं, फिर इसकी एक्सप्लेन करती हूँ मैं। He believed in simplicity of poetry. His shy nature reflects in his work. He used to write in pessimistic mood. His ordinaries is his greatest trademark. He was an anti-intellectual poet. तो हम स्टार्ट करते हैं। जो फिलिप लार्किन है, फिलिप लार्किन was born in August 19
1922। जो फिलिप लार्किन है उनका जन्म कब हुआ था? अगस्त 1922 में हुआ था। ही वॉज, अगर हम इसकी डेट देखना चाहें इनके बर्थ की, जो इनकी डेट है वो क्या रहेगी? 12 अगस्त। लेकिन अगस्त 22 भी इनफ है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा नॉलेज रखना है तो क्या है? 12 अगस्त 1922 में इनका बर्थ हुआ था। ही वॉज एन इंग्लिश पोइट, ये क्या थे? एक इंग्लिश के पोइट थे, कवि थे, नॉवलिस्ट, उपन्यासकार थे, एंड मेनली अ लाइब्रेरियन। और इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो क्या है? लाइब्रेरियन। मतलब कि इन्होंने जो एजुकेशन थी वो किस में लेकर रखी थी? इन्होंने लाइब्रेरियन की कोर्सेस किए हुए थे और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने लाइब्रेरियन कोर्स किया था। He got शेक्सपियरियन अवार्ड फॉर हिज पोइट्री। इनको क्या है? शेक्सपियरियन अवार्ड मिला था, किसके लिए? इनकी पोइट्री के लिए। शेक्सपियरियन अवार्ड एक फेमस अवार्ड है जो इनको इनकी पोइट्री के लिए मिला था। नेक्स्ट लाइन है हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री। इनकी जो फर्स्ट बुक थी पोइट्री की, जो क्या है? प्राइवेटली पब्लिश करवाई थी इन्होंने, उसका नाम क्या था? द नॉर्थ शिप। उसका नेम क्या था? द नॉर्थ शिप वॉज पब्लिश्ड इन 1945। कब हुई थी इनकी जो फर्स्ट पोएम है, फर्स्ट पोइट्री है जो बुक? 1945 में। और उसका नेम क्या था? विद द टाइटल ऑफ द नॉर्थ शिप। हिज फेमस नॉवेल्स आर, अब इनके जो फेमस, वैसे मैंने नॉवेल्स लिखी हैं काफ़ी, लेकिन इनकी जो 2 नॉवेल्स है वो काफ़ी फेमस है। द फर्स्ट इज जिल, जो इनका पहला फेमस नॉवल है वो क्या है? जिल। एंड सेकंड जो दूसरा नॉवल है वो क्या है? अ गर्ल इन विंटर। क्या है सेकंड नॉवल का नाम? अ गर्ल इन विंटर। ये इसके फेमस नॉवल है। इन हिज पोइट्री वी सी, इनकी जो पोइट्री है, इनकी जो कविताएं हैं, हम उसमें क्या देखते हैं? वी सी डीप सेंस ऑफ पेसिमिज्म। हम उसमें किसका? निराशावादी का भाव देखते हैं, मतलब गहराई से जो निराशावादी जो प्रभाव था वो इनकी पोइट्री में दिखाई देता है। वी ऑब्जर्व, हम महसूस करते हैं, लेक ऑफ रिलीजियस फेथ। इनका क्या था? जो धार्मिक, जो इनका बिलीव था, फेथ था, इनका जो भरोसा था, ये विश्वास था, धार्मिक विश्वास, उसकी कमी हम क्या है? इसकी जो पोइम है, चर्च गोइंग पोइम है, उसमें देख सकते हैं। मतलब कि यही हमारी पोइम मैंने बताया था, जैसे हमारी पोइम है गोइंग, इसके 2 नाम है। कहीं कहीं पर आपका इसका नाम चर्च गोइंग भी मिलेगा, कहीं कहीं पर इसका नाम आपको चर्च गोइंग भी मिलेगा, और वैसे आपको नॉर्मली क्या नाम याद रखना है? गोइंग रखना है। कंपोज बाय फिलिप लार्किन। अब क्या है इस पोएम में हमें क्या है? इसका रिलीजियस फेथ का लेख मिलेगा, मतलब कि जो लेकनेस है, जो कमी है, मतलब कि जो कमी है किसकी? धार्मिक जो इसके विश्वास की कमी है वो इस पोएम में आराम से देखी जा सकती है। फीचर्स ऑफ लार्किन्स पोएम, मतलब कि जो पोएम्स हैं कि फिलिप लार्किन्स की जो पोएम है उसकी क्या क्या फीचर्स हैं, उसके क्या क्या तत्व हैं कि इनकी जो पोएम्स है उसमें मेनली हमें क्या मिलता है? ही बिलीव इन सिंप्लिसिटी ऑफ पोइट्री। ये क्या है? सिंप्लिसिटी, मतलब कि साधारण जो, मतलब कि लैंग्वेज है उसमें विश्वास रखते हैं कि जो पोइट्री की लैंग्वेज है वो क्या है? साधारण होनी चाहिए, जिससे जो कॉमन लोग हैं वो भी उसको क्या है? अंडरस्टैंड कर पाए। हिज शाय नेचर रिफ्लेक्ट्स इन हिज वर्क। और इनका जो शाय, मतलब कि जो शर्मीला नेचर था वो इनके वर्क में क्या होता है? रिफ्लेक्ट, मतलब कि उसकी जो छवि है हमें इसे वर्क में दिखाई देती है। ये किस तरीके के मतलब कि एक मैन थे, ये शाय नेचर के मैन थे। ही यूज्ड टू राइट इन पेसिमिस्टिक मूड। ये हमेशा ही क्या है? पेसिमिस्टिक मूड में लिखने के यूज्ड टू का आदि मतलब होता है आदि, आदि मतलब कि आदि मतलब आदत वाला आदि, जो आदि होता है किसी चीज के आदि, उनको क्या बोलते हैं? यूज्ड टू। ये क्या थे? इनको आदत थी कैसे? पेसिमिस्टिक मूड में, मतलब निराशावादी जो मूड था उसमें लिखने को इनकी आदत थी। हिज ऑर्डिनरीनेस इन हिज ग्रेटेस्ट मार्क। इनकी जो साधारणता, मतलब कि इनकी जो पोएम्स थी वो दिखने में तो साधारण होती थी लेकिन उनके डीप मीनिंग होते थे, वो इनकी पोएम का क्या था? ग्रेटेस्ट ट्रेडमार्क था। ही वॉज एन एंटी इंटेलेक्चुअल पोइट। ये क्या थे? एक एंटी इंटेलेक्चुअल, मतलब कि जो दिखावा या इंटेलेक्चुअलिटी होती है उसके विपरीत जो पोइट थे। अब एक बार फिर से हम इसको रीड करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। फिलिप लार्किन वॉज बोर्न
12 अगस्त 1922। इनका जो जन्म है फिलिप लार्किन का वो 1922 ईस्वी में हुआ था। ही वॉज एन इंग्लिश पोइट। ये क्या है, एक इंग्लिश पोइट है, नॉवलिस्ट है, एंड मेनली अ लाइब्रेरियन। और क्या थे, मुख्यतः एक लाइब्रेरियन थे। ही गॉट शेक्सपियरियन अवार्ड फॉर हिज पोइट्री। इनको क्या है, शेक्सपियरियन नाम का अवार्ड था जो मिला था, किसके लिए, अपनी पोइट्री के लिए। हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री, इनकी जो फर्स्ट बुक थी पोइट्री की, द नॉर्थ शिप वॉज पब्लिश्ड। नॉर्थ शिप नाम से इनकी जो फर्स्ट पोइट्री बुक थी वो कब पब्लिश हुई थी, 1945 में। हिज फेमस नॉवेल्स आर, अब इसके फेमस नॉवेल्स के नाम बताए हैं। फर्स्ट इज जिल, जिल नाम का वो एक नॉवल था, और सेकंड जो नाम है वो क्या है, अ गर्ल इन विंटर, अ गर्ल इन विंटर। इन हिज पोइट्री, इनकी पोइट्री में वी सी, हम देखते हैं, क्या देखते हैं, डीप सेंस ऑफ पेसिमिज्म। पेसिमिज्म मतलब निराशावादी का जो डीप सेंस है, हम गहराई से किसका सेंस, किसका प्रभाव देखते हैं, निराशावादी प्रभाव देखने को मिलता है। वी ऑब्जर्व लैक ऑफ रिलीजियस फेथ इन हिज चर्च गोइंग पोएम। इनका जो मतलब लेक ऑफ रिलीजियस फेथ का मतलब क्या होता है कि हमें कमी दिखाई देती है, किसकी, जो धार्मिक इनका विश्वास था उसकी कमी दिखाई देती है चर्च गोइंग पोएम में। फीचर्स ऑफ लार्किन्स पोएम, अब इस पोएम के जो फीचर्स हैं, मतलब इनकी पोएम्स के, फिलिप लार्किन की जो पोएम है उनके विशेष गुण क्या है, उनके मेन मतलब कि तत्व क्या है, उनकी पोएम में हम क्या देख सकते हैं। उनकी पोएम में सबसे पहले हमारा है, ही बिलीव इन सिंपलिसिटी ऑफ पोइट्री। ये क्या है, पोइट्री को ज़्यादा जटिल नहीं बनाते, एकदम सरल भाषा में बनाने की कोशिश करते हैं ताकि जो कॉमन लोग हैं वो भी इसको आराम से अंडरस्टैंड समझ पाएँ। His shy nature reflects in his work। अब इनका जो शाय नेचर था, ये किस तरीके के इंसान थे, शर्मीले इंसान थे, और उसकी जो छवि है वो हमें कहाँ मिलती है, इनके वर्क में पता चलता है कि ये किस तरीके के इंसान थे। He used to write in pessimistic mood, और ये हमेशा pessimistic mood में लिखने के आदि थे, मतलब इनको आदत थी निराशावादी जो मूड होता था हमेशा ये उसमें लिखते थे। His ordinaries in his greatest ट्रेडमार्क, इनकी जो ऑर्डिनरी है, जो साधारण है, साधारणता है, मतलब कि ये क्या है, नॉर्मली राइट करते थे, ज़्यादा है मतलब कि हाई क्वालिटी नहीं करते। ऑर्डिनरी मतलब ये क्या है, ज़्यादा जटिलताएं, मतलब कि ज़्यादा मुश्किल जो चीज़ें होती थी उनको नहीं डालते थे अपनी पोइट्री में। ये इनका ट्रेडमार्क था। ट्रेडमार्क का मतलब होता है कि हॉलमार्क लगे होते हैं ना किसी चीज़ पे, कि हमें उसके ऊपर स्टैम्प लगा होता है, हमें पता चल जाता है ये इसका है। तो जिस पोएम में, इनकी पोएम की मेन जो क्या थी, पहचान क्या थी, ऑर्डिनरी थी, मतलब कि उसकी साधारणता होती थी। ही वॉज एन एंटी इंटेलेक्चुअल पोइट। इंटेलेक्चुअल मतलब क्या होता है, अपने आप की शेखी बुगाना, मतलब ये क्या है, अपना जो ज्ञान था उसको नहीं दिखाते थे पोएम में। ज्ञान इनको भी था, लेकिन इनका मतलब क्या होता था कि ये अपना जो ज्ञान है वो अपनी पोएम्स में इतना शो नहीं करते थे, क्योंकि ये सिंपलिसिटी के आदि थे। मतलब इनको, इनकी जो पोएम है उसमें हम सिंपलिसिटी देख सकते हैं। तो ये था हमारे पोइट का इंट्रोडक्शन। आप इसको अच्छे से नोटबुक में राइट करो ताकि आपके नोट्स हैं वो साथ के साथ ही बनते रहें। अब हम पोइट के बारे में जान लिया है, अब हम पोएम की समरी देखेंगे, पोएम की थीम देखेंगे। जो ये पोइट है फिलिप लार्किन, ये पोएम है जो हमारी गोइंग, उसमें क्या कहना चाहते हैं। अब हम इस पोएम के बारे में देखेंगे। इस पोएम में जो पोइट है वो क्या कहना चाहता है। Time, death, chance have been identified as major themes in Larkin poetry. Larkin is evidently concerned with a world in which human beings have been caught up in time and disappointment. In this poem, Going, the poet depicts the coming of evening, the part of day that proclaims its dooms from distance. The evening seems silken, but when it arrives, it brings no comfort. The poet perceives the old age as evening
which causes the lamps to burn. From distance, the evening seems pleasantly smooth, but after having reached nearer, it gives no feelings of comfort. तो आइए देखते हैं इस पोएम में जो पोइट है वो क्या कहेगा। टाइम, डेथ, चांस, जो समय है, मृत्यु है और मौका है, हैव बीन आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान कराई जाती है एज मेजर थीम, मतलब कि हम जो फिलिप लार्किन की जो पोएम्स होती हैं उनकी जो थीम होती है उसमें किसको, समय को, मृत्यु को और जो मौका हमें चांस मिले होते हैं उनको हम एज अ मेजर थीम देखते हैं फिलिप लार्किन की पोएम्स में। लार्किन इज इंटीमेटली कंसर्न विद द वर्ल्ड, जो मतलब कि जो लार्किन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से या बगैर रूप से कंसर्न करते हैं, बात करते हैं किसके बारे में, अब वर्ल्ड के बारे में, इन विच ह्यूमन बीइंग, जिसके अंदर जो मनुष्य है, जो ह्यूमन बीइंग है, हैव बीन कोट अप इन टाइम, जो किस में जकड़ा हुआ है, टाइम में जकड़ा हुआ है, एंड डिसअपॉइंटमेंट, और निराशाओं में जकड़ा हुआ है, समय में जकड़ा हुआ है और निराशाओं में जकड़ा हुआ है। In this poem Going, ये जो पोएम है Going, the poet depicts, जो पोएट है वो क्या करता है, क्या देखता है, क्या लाता है, the coming of evening, जो coming of evening मतलब कि जो शाम का आना है, the part of day that proclaims, ऐसा पार्ट जिसमें क्या है, क्लेम्स, वो क्लेम्स मतलब हमारे पूरे दिन की जो दिनचर्या है उसको क्या है हम वापस से रिपीट करते हैं, ऐसा टाइम होता है इट्स डूम, इस समय में। फ्रॉम डिस्टेंस, दूर से, तो द इवनिंग सीम सिल्कन, जो दूर से जो इवनिंग है वो हमें कैसे दिखाई देती है, सिल्कन मतलब नरम, या हम कह सकते हैं कोमल या आरामदायक दिखाई देती है, बट लेकिन व्हेन इट अराइव्स इट बीइंग, लेकिन जब ये आ जाती है इट ब्रिंग्स नो कंफर्ट, ये किसी तरीके का आराम लेकर नहीं आती। द पोइट रिसीव्स द ओल्ड एज, जो पोइट है वो क्या है, ओल्ड एज एज इवनिंग, वो परसीव कर रहा है, शो कर रहा है कैसे, ओल्ड एज है जो बुढ़ापा है उसको इवनिंग की तरह शो कर रहा है, विच कॉजेज द लैम्प टू बर्न, जो इवनिंग है वो कैसे, हमें भी पता है जब शाम होती है तो हमें क्या करने पड़ते हैं, लैंप जलाने पड़ते हैं, मतलब लैंप्स की हेल्प लेनी पड़ती है। उसी तरीके से ये ओल्ड एज को क्या बता रहा है, इवनिंग बता रहा है, जिसमें जो ओल्ड एज आती है जैसे ह्यूमन भी क्या हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है, दूसरों पर निर्भर करने लग जाता है, उस तरीके से शाम के टाइम पे क्या हो जाता है, हमें जो लैंप्स हैं उसको जलाने पड़ते हैं। फ्रॉम डिस्टेंस, के दूरी से, तो द इवनिंग सीम्स प्लीजेंटली स्मूथ, हमें क्या है, दूरी से जो इवनिंग है वो क्या है, प्लीजेंटली मतलब खुशनुमा दिखाई देती है, स्मूथ मतलब कि बहुत ही आरामदायक दिखाई देती है, बट लेकिन आफ्टर हैविंग रीच्ड, लेकिन इसके पास आने पर इट गिव्स नो फीलिंग ऑफ कंफर्ट, तब ये हमें किसी मतलब कि किसी तरह के आराम की अनुभूति नहीं करवाते हैं, मतलब कि जैसे कि हम अब हमारी क्या है एज है जो वो क्या है यूथ में, हम यंग एज में हैं और हम क्या सोचते हैं कि जब बुढ़ापा आएगा तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, हम आराम से आराम करेंगे, हमारी मर्जी का सब कुछ होगा, लेकिन जब हम बुढ़ापे में चले जाते हैं तो हमें किसी तरह के कंफर्ट नहीं मिलता, हमें हमेशा क्या है दिल में बेचैनी रहती है और हम क्या है किसी ना किसी सोच में या किसी ना किसी चीज़ के बारे में क्या है ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। तो इसी तरीके से वो क्या कहता है, फ्रॉम डिस्टेंस द इवनिंग, जो शाम है उसको बुढ़ापा बताया गया है कि जैसे कि आप शाम देखो, आप क्या सोचते हो कि शाम हो जाए, सुबह से लगते शाम हो जाए, जब शाम हो जाती है तब हम क्या है थका हुआ महसूस करते हैं, जो हमारा शरीर है वो क्या है बिल्कुल टूट रहा होता है और जो पूरे दिन की जो दिनचर्या वो हमारे दिमाग में घूमती है और किसी तरह का कंफर्ट नहीं होता। कईयों को तो इन दिनचर्या के घूमने के कारण क्या नींद भी नहीं आती है और मतलब क्या हो जाता है ग्लूमीनेस हो जाती है, मतलब उदासी से भर जाते हैं इवनिंग के टाइम पे। उसी तरीके से क्या कहता है, फ्रॉम डिस्टेंस द इवनिंग, मतलब दूर से अगर हम इवनिंग को देखते हैं, शाम को देखते हैं तो ये हमें क्या दिखाई देता है, प्लीजेंटली दिखाई देता है, बहुत ही खुशनुमा कि हम बूढ़े हो जाएंगे, हम बहुत ही आराम से रहेंगे, हम नींद पूरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमारी चलेगी। लेकिन जब ये पास में आते हैं, जब हम बुढ़ापे की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हम क्या है
देयर आर नो फीलिंग ऑफ कंफर्ट, यहाँ पर कोई भी कंफर्ट की फीलिंग नहीं होती है। एक अदर एग्जांपल, जैसे कि हम छोटे थे, हमारे चाइल्डहुड में क्या होता था, हम सोचते कि हम बड़े होकर बहुत बड़ा मतलब मस्ती करेंगे, कब बड़े होंगे कब बड़े होंगे। लेकिन जब हम बड़े हो गए हैं, अब इस एज में आप क्या सोचते हो कि आपको अपने बचपन की याद आती है। तो यही चीज़ है कि जब हम दूरी से किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छी दिखाई देती है, उसकी कंफर्टेबल स्मूथनेस दिखाई देती है सिर्फ, जबकि जब हम उसके पास पहुंचने वाले होते हैं तो उसकी असलियत है, जो उसकी रियलिटी है लाइफ की, वो हमें दिखाई देती है। तो इस पोएम में जो पोइट है वो क्या है, इवनिंग को बुढ़ापे की तरह, मतलब कि ओल्ड एज को क्या है, एक इवनिंग की तरह शो कर रहा है और इवनिंग में होने वाली जो चीज़ें हैं उनको बताएगा। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पर ही फिनिश होती है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप साथ ही साथ नोट्स बनाते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी भी करते रहिए। टेक अ स्क्रीनशॉट, देन आई विल टेल यू समथिंग न्यू। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और साथ ही साथ मेरे को आशा है कि आप अच्छी अच्छी राइटिंग में पोएम्स की जो नोट्स हैं वो भी बना रहे होंगे। और अगली पोएम जो मतलब अगली हमारी वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोएम के लिरिक को मतलब कि जो इसका टेक्स्ट है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, नोट्स लिखते रहिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।